हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम यूपीएससी 2022 के GS1 के पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे सोशल इश्यूज का पार्ट। इस साल सोशल इश्यूज के अराउंड 6 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन 10 मार्क के थे और 3 क्वेश्चन 15 मार्क के थे। टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन हमें इस पेपर में दिखाई दिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल इश्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इस पर्टिकुलर सेशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हैं हम उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता था या हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जो आगे के बच्चे जो देंगे नेक्स्ट ईयर पेपर, तो वो देखेंगे। अप्रोच देखेंगे, कैसे डिसाइफर करना है क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आपने स्ट्रक्चर कर लिया तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको टैकल भी कर सकते हैं। और फाइनली हम देखेंगे स्लीपी क्लासेस जो कंटेंट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन मोड में, तो उससे हमें कैसे बेनिफिट मिला है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। अब ये करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखोगे लास्ट 2 साल में वर्क फ्रॉम होम पे बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आए हैं, अभी भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, रादर हमसे कहा गया है एक्सप्लोर करने को और इवैल्यूएट करने को व्हाट इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। अब वर्क फ्रॉम होम का इंपैक्ट फैमिली रिलेशनशिप पे हमने सबने देखा है। अगर आपने बहुत ज्यादा इस पे काम भी नहीं किया हो तो भी आप इसको जज कर सकते हो क्या क्या रिलेशनशिप पे इंपैक्ट हुए वर्क फ्रॉम होम। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम अगर पहले से प्रिपेयर रहे तो अच्छा होता है, इसलिए करंट अफेयर्स देखना बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें इंपैक्ट दिखाना है और इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है यानी हमें दोनों तरीके की इंपैक्ट को बताना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो एक्सप्लोर करना है, अलग अलग पहलू से करना है, बट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम। तो कैसे इसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है आप देखोगे स्ट्रक्चर करने का सबसे इंपॉर्टेंट या आसान तरीका है कंटेक्चुअलाइज करना। ये वर्क फ्रॉम होम जो है ये क्यों हुआ है, ये हुआ है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे पैंडेमिक की वजह से हमें वर्क फ्रॉम होम पे मूव करना पड़ा है, जो काफ़ी हद तक सभी इंडस्ट्रीज में दिखाई दिया है, बट कुछ इंडस्ट्रीज में नहीं दिखाई दिया। तो हम रोल ऑफ पैंडेमिक इससे शुरुआत करेंगे, फिर पॉजिटिव इंपैक्ट बताएंगे अंडर द लाइट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, यानी फैमिली रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में ही हम ये बताएंगे। फिर नेगेटिव इंपैक्ट बताएंगे फैमिली रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में, और फिर हम बताएंगे क्या हम चीज़ें सीखे हैं इससे, क्या सजेशंस दे सकते हैं हम यहाँ पे कि अगर ट्रांसिशन हो वर्क फ्रॉम होम का टू वर्क फ्रॉम ऑफिस तो कैसे उसको ट्रांसिशन किया जाए। तो ये हमारा थोड़ा सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन होगा। तो रोल ऑफ पैंडेमिक हम सब जानते हैं, जो परेशानी जो कंपनीज को दिक्कतें हुई, जो लोगों को दिक्कतें हुई टू मूव आउट, जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, एक तरीके से हमारी मजबूरी थी। इसके बाद हम आएंगे पॉजिटिव इंपैक्ट पे। फैमिली रिलेशनशिप में अलग अलग पहलू से देखेंगे। फैमिली, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फैमिली को ब्रेक डाउन कीजिए। आप ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फैमिली में, उसके बाद हमारे पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, स्पाउस होते हैं, मतलब रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं हम, एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो ऐसे हमें ब्रेक करना है और फिर इसके ऊपर हर एक के ऊपर इंपैक्ट बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले पेरेंटल रोल ये बढ़ गया है, लोग जो है घर से काम कर रहे हैं। माताएं तो ज्यादातर करती है, बट अभी अगर कोई बाहर भी करती थी तो वो भी एक ही स्पेस में घर में ही दिखाई देती है, माता पिता, इवन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं। तो जो है इनका रोल जो है पेरेंटल रोल बढ़ गया है। इसके अलावा ये एक अच्छी चीज़ है, आप जो है अच्छे वैल्यूज जो है वो ट्रांसमिट करोगे, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स जो अच्छे वैल्यूज ट्रांसमिट कर पाते हैं, और वो भी अगर पेरेंट्स साथ में हो तो दे टेक देम सीरियसली, ग्रैंड पेरेंट्स को सीरियसली लेते हैं। इसके अलावा सॉलिडेरिटी बढ़ी है मल्टीपल जनरेशन में, जो सारी जनरेशन एक साथ इकट्ठा एक जगह पे खा रही है पी रही है, उनके अंदर सॉलिडेरिटी बढ़ सकती है और बड़ी है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं स्पाउसेस। एक हमेशा इशू होता है कि, या हम कह सकते हैं एक कंप्लेन होती है कि साथ में टाइम नहीं बिताते, तो साथ में टाइम बिताने का भी बहुत ज़्यादा समय मिला है। कोहेजन बढ़ा है एक्सटेंडेड फैमिली में। आप देखोगे अगर आप घर पे हो, आपका जो टाइम नहीं जा रहा है टू गो टू ऑफिस, उसमें जो ट्रांसिट में जो टाइम जाता है, या इवन आपको बाहर रुकना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, तो आप घर पे हो तो आपके पास टाइम है कि आप एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी मीट कर पाओ। अगर वो आपके इर्द गिर्द रह रहे तो उनसे आप मिल सकते हो, और अगर दूर रहे तो ज़्यादा आप बात कर सकते हो। एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी कोहेजन बढ़ा है। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, आप बाहर नहीं जा रहे हो, पोल्यूशन में नहीं जा रहे हो, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें दिखाई देते हैं फैमिली रिलेशनशिप में। हमें पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, यानी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जो चीज़ हमने पॉजिटिव इंपैक्ट में देखी उसका ही उल्टा रूप हम देख सकते हैं। जैसे हमने बात की शेयरिंग ऑफ स्पेस। शेयरिंग ऑफ स्पेस जब होती है तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है।
फ्रिक्शन बिटवीन पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, और फैमिली के बारे में यहाँ बात हो रही है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में भी राइज हुआ है। इसके कई सारे रिपोर्ट्स लास्ट 2-3 साल में से 2 साल से हमें दिखाई दिए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली में बहुत स्ट्रेस बढ़ा है। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटी फैमिली होती है, वहाँ पे आप देखोगे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एज वेल एज बिकॉज ऑफ स्पेस शेयरिंग, एक जगह पे स्पेस शेयर कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है घर की वो सही से हम जो है शेयर नहीं कर पाते, और जो बच्चे साथ में होते हैं इसके वजह से जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर फैमिलीज में ये ज़्यादा होता है। ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ होते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो संभाल लेते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं, चीज़ें हो जाती है, मैनेज हो जाती है, बट न्यूक्लियर फैमिली में स्ट्रेस बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं फैमिली रिलेशन में इश्यूज। इसके अलावा जो कंपनीज है वो डोमेस्टिक स्फीयर में आ गई है। आप पहले ऑफिस जाते थे, ऑफिस से एक चीज़ कही जाती है कि जो ऑफिस का काम है वो घर पे मत लाओ, बट अब घर और ऑफिस एक ही हो गया एक तरीके से। तो आपके लिए जो है आपके जो मैनेजर्स है वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ क्या हो रही है, कैपिटलिज्म सीधा सीधा आपके घर में घुस गया है। तो डोमेस्टिक पीयर्स में कंपनीज आ गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है इशू है, नेगेटिव इंपैक्ट है ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली। इसके अलावा नेगेटिव इंपैक्ट हमें दिखाई देता है ओल्ड पीपल पे और वुमेन पे। वुमेन पे कैसे, जो महिलाएं घर पे काम करती है तो उनके ऊपर जो है वो पहले से ही इशू और बढ़ गया है, क्योंकि सारे लोग घर पे आ गए, और जो महिलाएं बाहर भी काम करती हैं उनके ऊपर तो डबल जो है बर्डन बढ़ गया है। ओल्ड लोगों पे कैसे, जो ओल्ड लोग होते हैं उनको ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट पता नहीं होता, वो समझ भी नहीं पाते, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं अपने घरों में, बट ये चीज़ जो है वो दुखती है या उसकी तकलीफ होती है टू पीपल हु आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम। और जो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है कई बार अच्छे से नहीं होता है, डांट भी दे देते हैं लोग। तो ये जो है ओल्ड पीपल को हैरास करने की भी बात यहाँ पे हम बता सकते हैं। लर्निंग और सजेशंस क्या है ट्रांसिशन में, तो लर्निंग क्या हमें पता चले, रोल ऑफ ईच फैमिली मेंबर, इवन बच्चों का रोल है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी आप देखोगे आप ऑफिस से घर जाते हो, घर से ऑफिस जाते हो, इसके बीच में आपके पास कोई जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ पल नहीं होता जहाँ पे आप थोड़ा संतुष्ट महसूस करें, बट जब भी आप बच्चों को देखते हैं एक अच्छी फीलिंग आती है, रिक्रिएशन हो जाता है आपका। तो ये एक चीज़ दिखाई देती है, ये हर एक फैमिली मेंबर का कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें वर्क फ्रॉम होम से पता चला है। इम्पैक्ट जो है वर्क फ्रॉम होम का वो हर तरीके के वर्क पे नहीं हुआ, यानी जो आईटी सेक्टर है यहाँ पे देखा गया कुछ प्लेजेंट सा उनको लगा है वर्क फ्रॉम होम, बट बाकी सेक्टर्स में ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हो, जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाए, जिनकी जॉब चले गई, उनको भी जो है सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। इवन जो मोडालिटीज़ है कि ऑफिस आपके घर में घुस रही है तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड होना चाहिए, इसके बाद जो है ऑफिस वाले आपको फ़ोन ना करें, ऐसे कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, जिससे ये अगर आगे भी होता है ऐसा कोई चीज़ जो वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, तो इवन महिलाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पीरियड्स दे हैव टू स्टे एट और दे फेस इश्यूज, तो वो घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करे इन योर डोमेस्टिक पीयर्स। तो इस तरह से हम इसे एंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन। 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज के बारे में बताया गया है, और ये रिलेटेड है टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, और जिसका एम्फेसिस कंजम्पशन ऑफ कल्चर कंजम्पशन पे है, यानी कंजम्पशन के कल्चर पे। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ की, ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज और मिडिल क्लास और इसका कंजम्पशन ऑफ कल्चर, यानी ग्रोथ क्यों हो रही है टायर 2 सिटीज की। एक तो पहले है कि मिडिल क्लास ग्रो हो रहा है, और वो मिडिल क्लास क्या है, किस नेचर का है, वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। अब इसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम डेफिनेशन दे सकते हैं टायर 2 सिटीज़ की। अगर आपके पास कोई डेटा है रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ से टायर 2 सिटी स्पेसिफिकली, तो वो बता सकते हैं। इसके बाद आप रीजन पे आ जाएंगे, क्यों ग्रो कर रहा है टायर 2 सिटी, मिडिल क्लास क्यों इमर्ज हो रही है, और इसका जो कल्चर ऑफ कंजम्पशन है इसके वजह से ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ 2 तरीके से देख सकते हैं, पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन बढ़ रही है, या जो टायर 2 सिटीज़ है उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो टैक्सेस लगाती है, या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उस टायर 2 सिटीज में, जिसकी वजह से व्हाट वी सी दैट द टायर 2 सिटी इज इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में हम बात कर सकते हैं फर्म्स की, जो कॉरपोरेशंस है उसकी, या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ट्रेड वगैरह, इन सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं स्टार्ट, डेफिनेशन देंगे टायर 2 सिटीज़ की। डेटा नहीं है तो भी चलेगा, आप डेफिनेशन से भी काम चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो क्या रेंज है टायर 2 सिटीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन है बिटवीन 50,000 टू 1 लाख, उसको हम टायर 2 सिटीज़ बता दें। तो इस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर रीजन बताएंगे क्यों ग्रो हो रहा है टायर 2 सिटी। सबसे पहले सैचुरेशन हो रहा है बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए, तो वो मूव कर रहे हैं टायर 2 सिटीज़ में।
मूवमेंट जो है फर्म्स का भी हो रहा है, यानी जो कंपनीज है वो भी टायर 2 सिटीज में आ रही है आजकल, वो टारगेट कर रही है वहाँ के रिसोर्स पूल को। एट द सेम टाइम उनको हम कह सकते हैं कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं टैक्स एग्जाम्पशन के हिसाब से। वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ गया, गिग इकोनॉमी का चलन बढ़ गया, जिसकी वजह से आप घर से भी काम कर सकते हो। अगर घर से काम कर रहे हो सो इट इज बेटर टू मूव टू टायर 2 सिटीज रेदर देन स्पेंडिंग लॉट इन बिग सिटीज। इसके अलावा जो एनवायरमेंट कंसिडरेशन आप देखोगे, जो सिटीज है दिल्ली मुंबई, यहाँ पे एनवायरमेंट की बहुत इशू है, वाटर लॉगिंग होती है, पोल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से लोग चाहते हैं कि अच्छे एनवायरमेंट में जाए, अच्छे एटमॉस्फेयर में जाए। तो टायर 2 सिटीज आर स्टिल क्वाइट गुड हैबिटेबल सिटीज। इसके अलावा आप देखोगे जो एफ्लुएंट लोग हैं विलेजेस के, विलेज एफ्लुएंट लोग, वो भी माइग्रेट करते हैं टायर 2 सिटीज। जैसे उनकी थोड़ी आमदनी बढ़ जाती है, वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, वो मूव कर लेते हैं टायर 2 सिटीज में। दिस इज मोर अफोर्डेबल फॉर देम। तो हम देख सकते हैं ग्रोथ बढ़ रहा है, फर्म्स का ग्रोथ बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्रो हो रही है, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। सो यू कैन डायरेक्टली सी कि कैसे ग्रोथ बढ़ रहा है टायर 2 सिटीज का। अब हम कंजम्पशन कल्चर पे भी फोकस करेंगे कि जो टायर 2 सिटीज में लोग रह रहे, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिसको हमने पहले स्टैब्लिश किया, वो कंज्यूम बहुत करे, जिसकी वजह से हमें दिखता है ग्रोथ बढ़ रहा है टायर 2 सिटीज का। तो जो टायर 2 सिटीज है वहाँ पे लिविंग कंडीशन जो है वो अफोर्डेबल लिविंग कंडीशन है। जो आप बड़ी सिटीज में जाओगे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, पैसे नहीं करना पड़ता टायर 2 सिटीज में, जिसकी वजह से आप जो है सेव कर पाते हो पैसे, और वही आप यूज करते हो टू कंज्यूम। तो ये क्लियर कट रिलेशन है बिटवीन टायर 2 सिटीज एंड कंजम्पशन। इसके अलावा आप देखोगे जो नेटफ्लिक्स है, मीडिया है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से एस्पिरेशंस बड़े लोग हैं, लोग देखते हैं कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी बता रहे हैं, तो दे ऑल्सो वांट टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल, तो वो भी कंज्यूम करते हैं। तो एस्पिरेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केटिंग कर रहे हैं ये लोग, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, जो आपका अटेंशन कंटिन्यूसली ग्रैब करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कंजम्पशन बढ़ता है। इसके अलावा आप देखोगे मनी जो है हैंडलिंग, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसे हैंडल करते हो मनी, आप नोट लेके नहीं चलते अपने जेब में, आप जी पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी इस्तेमाल करते हो। इस पर टैप रखना बहुत मुश्किल है, ऐसे लगता है तुरंत हम कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, वैसे नहीं लगता था जब हम जो है नोट से डील करते थे, पैसे हार्ड मनी से डील करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा हमने हमारे शॉर्ट्स में स्लीपी क्लासेस के कमोडिफिकेशन के बारे में बात की। तो कमोडिफिकेशन क्या होता है कि हर चीज को कमोडिटी के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, इवन नेचर को भी कमोडिटी के रूप में देखा जाता है, और जो ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची जा सकती है, अगर खरीदी और बेची जा सकती है तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है। तो क्लियर कट हम देख सकते हैं कमोडिफिकेशन भी एक रीजन है ऑफ व्हाट कंजम्पशन कल्चर। और इसके पीछे का बेस क्या है, वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो तभी ग्रो होता है जब आप कुछ चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते रहे, और कैपिटलिज्म टायर 1 सिटीज तो छोड़ ही दीजिए, आप देखो विलेजेस तक पहुंच गया है कैपिटलिज्म। ये सारी चीजें हमने हमारे ऑनलाइन कंटेंट में डिस्कस की थी एग्जाम से कुछ महीनों पहले ही, तो ये आप रिफर कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पे दिया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन द डाइवर्सिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे कंसिडर सिंगल कैटेगरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्राइबल कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बट ऐसा क्या स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है, एक्सक्यूज मी, ऐसे कौन से स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है जहां पे हम उन्हें सिंगल कैटेगरी के रूप में देख सकते हैं। बात हो रही है ट्राइब्स, बहुत तरीके के ट्राइब्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पे हम इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट कुछ सिंगल कॉमनैलिटीज है, उन कॉमनैलिटीज को भी बताना है। बेसिकली यही है, इसको ऐसे ही देखा जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसे डील कर सकते हैं, पहले तो हम ट्राइब्स की डेफिनेशन बताएंगे, क्या ट्राइब्स की डेफिनेशन, फिर हम डाइवर्सिटीज बताएंगे अलग अलग पहलू में, जोग्राफिकल, द वर्शिप प्लेसेस हम देखेंगे आगे। इसके बाद सिंगल कैटेगरी, कैसे उसको कॉमनैलिटीज देख सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो उनको एक करती है या एक तरीके से देखती है, या हम कह सकते हैं वो एक दूसरे को या रेदर हम लोग उनको देखते हैं तब हम कुछ कॉमनैलिटीज उनमें ढूंढ पाते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे, वो कैटेगरीज देखेंगे। और फिर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देंगे, चेंजेस जो हम दिखाई देते हैं, देख पाते हैं ट्राइब्स में, जो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है उनकी। तो इस तरह से हम इसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। डेफिनेशन ट्राइब की, कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप बता सकते हो, डेफिनेशन से आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। सो ट्राइब्स क्या होता है, एक सोशल ग्रुप होता है ऑफ मैनी हैविंग मैनी क्लैंस, नोमैडिक बैंड्स एंड अदर सब ग्रुप विच आर लिविंग इन अ जोग्राफिकल एरिया, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया होता है उनका, जिनकी सेपरेट लैंग्वेज होती है, सेपरेट कल्चर होता है। तो इसी से हमें डाइवर्सिटी भी पता चलती है। डाइवर्सिटी में हमने करंट अफेयर्स, जो स्लीपी क्लासेस में करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, उसमें देखा था कि 2011 में अराउंड 705 ट्राइब्स हमें पता चलते हैं इंडिया में, 80.6% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो डिफरेंट नंबर ऑफ ट्राइब्स, डाइवर्सिटी है ट्राइब्स में। इसके अलावा जोग्राफिकल लोकेशन, आप देखोगे जो ट्राइब्स है वो स्कैटर्ड है अक्रॉस द कंट्री, कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइब्स है, जैसे एमपी में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स दिखेंगे, पंजाब हरियाणा में ना के बराबर आपको ट्राइब्स दिखेंगे, दिल्ली में भी आपको ज्यादा ट्राइब्स नहीं दिखेंगे। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आपको डिफरेंट डाइवर्स दिखाई देता है। लैंग्वेजेस, हर एक ट्राइब की अपनी खुद की लैंग्वेज है। और इसके अलावा आप देखोगे कल्चर भी
उनका अलग अलग है वर्शिप। कुछ लोग जो है पेड़ों को पूजते हैं, तो कुछ लोग पहाड़ों को पूजते हैं, कुछ कोई टोटेम को पूजते हैं, कोई पंछी को पूजते हैं। दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। कस्टम्स भी स्पेशली मैरिज के पर्सपेक्टिव में अलग अलग कंसेप्ट हमें दिखाई देते हो। आप क्लियर कर देख सकते हो डाइवर्सिटी इन व्हाट ट्राइब्स। अब हम जो है सिंगल कैटेगरी क्या क्या कॉमनलिटीज है, हमने एक शॉर्ट जो है वो करा था एग्जाम से पहले, कास्ट वर्सेस ट्राइब्स। इससे हमें कॉमनलिटीज भी पता चलती है, क्या कॉमन फीचर्स है ऑफ ट्राइब्स। तो ट्राइब्स जो है ये इगैलिटेरियन सिस्टम है। हमने जब कास्ट से कंपेयर किया तो हमें पता चला कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिफरेंशिएशन है, वो वैसा ट्राइब्स में नहीं होता। बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी है, यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह नहीं होती। इसके अलावा आप देखोगे कि इम्पोज नहीं करते रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन। कास्ट में हमें दिखाई देता है ऑक्यूपेशन पर रेस्ट्रिक्शंस होती है। और ट्राइब्स में अगर आप देखो वो अपना नाम चेंज कर ले, अपनी लाइवलीहुड चेंज कर ले, फिर भी वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रखते हैं कि वो ट्राइब है। आप देखो कि ज्यादातर झूम कल्टीवेशन होता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है। बट फिर भी आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे ट्राइब्स है जो बाहर आ गए, सिटीज में आ गए और वहां पे वो अच्छे अच्छे पोस्ट है गवर्नमेंट या फिर कंपनी में, फिर भी वो एक ट्राइब की जो एक ट्राइबल जो कलेक्टिव आइडेंटिटी वो छोड़ते नहीं, वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये कुछ कॉमनलिटीज है बिटवीन ट्राइब्स। इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स से उठा के देखें तो हमने स्टेटस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में देखा था कि लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन ट्राइब्स। ज्यादातर ट्राइब्स में अगर 2011 का सेंसस देखें, बेसिक एमिनिटीज नहीं है, टैप वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी, क्लीन कुकिंग, ये सारी चीजों की हमें किल्लत दिखाई देती है। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में भी देखिए 41% जो एसटीज है वो इलिटरेट है। सेक्स रेशियो में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई देता है हमें, 990 उनके यहाँ पे सेक्स रेशियो यानी महिलाओं का जो प्रपोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू मेन वो अच्छा है कंपेयर टू अदर। इसके अलावा और एक चीज हमने अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ाई है, सरना बिल। झारखंड में ये बिल लाया गया है जो ट्राइब्स है वो कह रहे हैं कि जो हमारा सेंसस होता है उसमें हमें एक रिलीजन में देखा जाए, सरना रिलीजन, तो इसे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाएगी उनकी। इसकी वजह से आप देखोगे उनमें एकजुटता और ज्यादा निर्माण हो सकती है। अब चेंजेस में देखिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है उनका, लॉन्ग क्लोज कांटेक्ट है, बहुत सालों से जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन उनके साथ उनका कांटेक्ट है, जिसकी वजह से आदान प्रदान होता रहा है। कन्वर्जन भी हमें दिखाई देता है बिटवीन ट्राइब्स, कुछ लोग क्रिश्चियन बन जाते, कुछ हिंदू रैदर और कोई कम्युनिटी में चेंज हो जाते हैं। रिजर्वेशन का भी हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है, लोग जो है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, ये कुछ चेंजेस हमें दिखाई देती हैं। वो हम ये नहीं कह सकते कोई मोनोलिथ है ट्राइब्स, डाइवर्सिटी है, कॉमनलिटीज है और एट द सेम टाइम चेंजेस भी है। तो इस तरह से हम इसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, एनालाइज सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी वीज़ावी कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजन। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अगर आपने इस पे पढ़ाई की होगी तो आप इसको डील भी कर सकते हो। और इसे कैसे देख सकते हैं, सेलियंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस या फिर कुछ क्वालिटी सेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। इसी को हमें जो है बताना है आंसर में। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन ऑफ सेक्ट, सेक्ट की डेफिनेशन बताएंगे, फिर सेलियंस बताएंगे ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। तो हमने एक शॉर्ट जो है एग्जाम से पहले किया था, आप यहाँ पे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, सेक्ट के बारे में बात की थी। सेक्ट क्या है, सेक्ट बेसिकली एक ग्रुप है जो बड़े रिलीजन होते हैं उससे थोड़ा सा जुदा होता है, अलग होता है। लार्ज ग्रुप से एक सेक्ट बाहर निकलता है, वो आइदर रिलीजियस बिलीफ पे हो या पॉलिटिकल बिलीफ पे हो, इसके कारण वो बाहर निकलता है, इसी को हम सेक्ट कहते हैं। अब बहुत सारे सेक्ट है इंडिया में, अगर हिंदुइज्म में देखें तो शैविज्म, वैष्णविज्म, ये भी एक सेक्ट हुआ करते थे। क्रिश्चियनिटी में देखें बैप्टिज्म, मेथडिज्म, ये सेक्ट है। इस्लाम में देखें सुन्नी शिया, ये सारे सेक्ट हैं। तो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सेक्ट बनते क्यों है, आप देखोगे सेक्ट कब बनते हैं, जब वो जो ओरिजिनल रिलीजन है उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं, उसके प्रैक्टिसेस से डिससेटिस्फाइड होते हैं। जैसे एक समय पे बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सेक्ट हुआ करता था ऑफ हिंदुइज्म, अब ये एक रिलीजन बन गया है, एक बड़ा रिलीजन बन गया है, बट एक समय पे ये सेक्ट हुआ करता था। और ये क्यों बाहर निकला था, बिकॉज इट वाज डिससेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ जो हमारे यहाँ पे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, या फिर हम कह सकते हैं जो बलि दी जाती थी ऑफ दी एनिमल्स, इसके कारण ये डिससेटिस्फाइड थे और ये बाहर निकलना चाहते थे। सो दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड देयर ओन सेक्ट एंड अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलीजन। कास्ट के पर्सपेक्टिव से देखिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो सेक्ट बनाते हैं वो ज़्यादातर लोअर क्लासेस या आप कह सकते हैं लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अपोज करते हैं टू मेजर सोसाइटी। जैसे आप देखोगे रविदासी सेक्ट एक है, लिंगायत सेक्ट है, ज्यादातर देखा गया है ये लोअर क्लासेस और लोअर कास्ट से बाहर आते हैं और ये रिजेक्ट करते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ दी
लार्जर रिलीजन और सोसाइटी, इसलिए हमेशा टेंशन में भी दिखाई देते हैं विद द लार्जर। आप देख सकते हैं लिंगायत तो आपको खुद को रिलीजन घोषित करने को कह रहा है, सो ये चीज़ हमें दिखाई देती है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट। इसके बाद रीजन के पर्सपेक्टिव से देखिए तो कुछ रीजन्स में आपको सेक्ट दिखाई देते बिकॉज ऑफ से डिससेटिस्फाइड विद द रिलीजन और से दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, दैट्स वाई। बट कुछ जगहों पे जैसे यूरोप में अगर हम देखें क्यों सेक्ट तैयार हुआ था, वहाँ पे रैपिड सोशल चेंज हो रहा था 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी से एक सेक्ट बाहर निकला, मेथडिज्म। क्यों? क्योंकि ये न्यू वर्किंग क्लास था और ये जो ओरिजिनल वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है उससे वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेनी पीपल were put together and they were not able to actually gain that sort of, हम कह सकते हैं रिलीजन जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है वो नहीं दे पा रहा था, जो भी पीस देता है, काम देता है, वो नहीं दे पा रहा था। दैट्स व्हाई दे टुक इनटू अ डिफरेंट वे एंड दे क्रिएटेड मेथडिज्म। तो यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके की वजह से या रीजन्स की वजह से सेक्ट बनते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो ऑफ सेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, और उस तरह से आप इसे और ज़्यादा पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म की एलिमेंट इन मेकिंग इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म? जस्टिफाई योर आंसर। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3-4 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बात हुई है और उसमें पूछा गया है क्या की एलिमेंट्स है, क्या टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म ये की एलिमेंट्स है इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को, कि इसको जस्टिफाई करना है। 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म बताएंगे। क्या सेक्युलरिज्म इंडियन फॉर्म अलग है फ्रॉम से अदर फॉर्म्स जैसे वेस्टर्न फॉर्म, ये चीज हम बताएंगे। फिर हम एक एक पॉइंट को जोड़ेंगे, टॉलरेंस को विद इंडियन सेक्युलरिज्म, एसिमिलेशन विद इंडियन सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म विद इंडियन सेक्युलरिज्म, और अगर आप चाहे तो कुछ एक अल्टरनेटिव व्यू भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया आर। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जाम से पहले, आप इसको चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। तो इसमें हमने सेक्युलरिज्म के बारे में बात की थी। क्वेश्चन क्या था, इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर आपने ये प्रिपेयर किया होता तो आपको इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म समझ में आता। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करोगे उसमें वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई सबसेक्शन आप उसमें यूज कर सकते हो। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म अगर हम बात करें, सेक्युलरिज्म तो हमारे पास बहुत पहले से, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखें तो 47 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट में हमने सेक्युलर वर्ड ये इंट्रोड्यूस किया था प्रीएम्बल में, बट सेक्युलरिज्म प्रोविजन जो है हमारे शुरुआत से ही रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम डेफिनेशन के बारे में जब बात करें इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म से कैसे जुदा है। तो वेस्ट में आप देखोगे सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है, इंडिया में ऐसी बात नहीं है, इंडिया में न्यूट्रल रहता है स्टेट व्हेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म। और वेस्ट में आप देखोगे डिस्प्ले नहीं किया जा सकता अपना रिलीजन और वर्शिप, बट इंडिया में एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इज मैनिफेस्टेड इन पब्लिक ऑल्सो। आप देखोगे स्टेट जो है वो एंगेज करता है रिलीजन में इंडिया में, और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए वो प्रोटेक्ट भी करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। आप इसमें आप आर्टिकल्स के नाम दे सकते हो। एक लिबरल और फॉर्म ऑफ वर्जन है हमारा सेक्युलरिज्म का, जो फोकस करता है हार्मनी और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ हमें इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बताता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमने डील किया था एग्जाम से पहले, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स बट इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रेजेंट, एलैबोरेट। तो यहाँ से हमें टॉलरेंस के बारे में भी पता चलता है इंडियन सोसाइटी या इंडियन सेक्युलरिज्म के पर्सपेक्टिव में। तो टॉलरेंस और इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या रिलेशन है, हमने ये पहले ही प्रिपेयर कर लिया अगर हमने इस क्वेश्चन को डील किया है। तो आप देखोगे टॉलरेंस कैसे दिखाई देता है इंडियन सेक्युलरिज्म में। तो सबसे पहले आप देखोगे अलग अलग तरीके की रिलीजन, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी साथ में कोहैबिट कर रहे हैं इंडिया में पीसफुली, ज्यादातर पीसफुली कर रहे हैं। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हमें आए दिन दिखाई देते हैं, बट ऑन एन एवरेज ये पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ये एक दूसरे के रिलीजन में। सिर्फ टॉलरेंस नहीं, उसके आगे जाके वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये आपका एक अल्टरनेटिव व्यू भी हो सकता है, इसको आप आगे भी बता सकते हो। सिर्फ टॉलरेट नहीं करते, वी एक्चुअली रिस्पेक्ट एंड चेरिश अदर रिलीजन्स। इसके बाद आप देखोगे योगा एक हिंदू कंसेप्ट माना जाता है, विपासना या बुद्धि कंसेप्ट माना जाता है, बट हर कोई करता है डिस्पाइट ऑफ व्हाट रिलीजियस फेथ ही बिलोंग्स टू। आप देखोगे कभी भी आप देखोगे कोई भी इश्यू हो तो साथ में लोग खड़े हो जाते हैं फॉर वॉइसेस ऑफ अदर रिलीजियस पीपल और अदर रिलीजियस ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉलरेंस के बारे में हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, तो इस आंसर में हमें इसको बेनिफिट मिलता है या हम इसे पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। प्लूरलिज्म की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में आप देखोगे चारवाक, आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये सारी चीजें या वैदिक कल्चर, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। तो कुछ एथीस्ट है, कुछ एग्नोस्टिक है, कुछ रिलीजियस है या गॉड में बिलीव करते हैं। तो प्लूरलिज्म हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में दिखाई देता है। अगर उसके बाद की बात करें तो बहुत सारे रिलीजन हमारे इंडिया में आए, जैसे ज़ोरास्ट्रियन, ज्यूस, तिबेटियन बुद्धिस्ट,
ये भी साथ में आए हैं, बट इसमें भी आप देखोगे प्लुरलिटी हमारी बड़ी है इंडियन सेक्युलरिज्म की, और इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में और ज्यादा पुख्ता किया। आर्टिकल 26 देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ पे हर कोई बंदा डिस्पाइट बीइंग एनी रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बिलीफ ही कैन क्लेम हाईएस्ट ऑफिस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हर कुछ बन सकता है, कोई बार नहीं है। आप देखो पाकिस्तान में जो है बाकी के कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम ही जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो प्लूरलिज्म पे बेस्ड है। इस तरह से हमने इसको जो है हमको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। एसिमिलेशन की बात करें तो हमने देखा था हमारे शॉर्ट्स में कि जो पीपल है जो यहाँ पे आए हैं इंडिया में, डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं और सेटल किए सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से मल्टीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटीज यहाँ पे दिखाई देती है। और वो किस रूप में दिखाई देती है, आप देखोगे सूफीज्म, भक्ति मूवमेंट, इसमें भी आदान प्रदान। एसिमिलेशन यानी क्या होता है कि जो लोग आते हैं और एक डोमिनेंट कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो आप देखोगे गंगा जमुना तहजीब, ये भी एसिमिलेशन का ही पार्ट है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जिसमें आप देखोगे उर्दू हिंदी सारे लैंग्वेजेस आपको दिखाई देते हैं। म्यूजिकल घरानास, अगर हम बात करें क्विजिन्स की, या फिर हम बात करें कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है या डांस फॉर्म है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक एसिमिलेशन की प्रोसेस हुई है। इसके आप एग्जांपल दोगे, सोशल स्ट्रक्चर, एक बुरी चीज में भी एसिमिलेशन दिखाई देता है। जो बाहर के रिलीजन्स आए, जैसे मुस्लिम रिलीजन आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, उन्होंने हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट कर लिया ऑफ कास्ट सिस्टम, तो उनमें भी कास्ट गिर गए। तो ये एसिमिलेशन हमें दिखाई देता है एट एवरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको रिलेट करते, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, डॉट्स जो है उसको कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। तो इसमें यही चीज करनी है, आपको एलुसिडेट करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। इन व्हाट बैकग्राउंड, इन द बैकग्राउंड ऑफ स्कार्स रिसोर्स, हमारे यहाँ रिसोर्स बहुत कम है, इस बैकग्राउंड में हमें ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी को रिलेट करना है विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें इसे देखना है। तो कैसे कर सकते हैं इसे, इसका अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन हम डिफाइन करेंगे, फिर बाद में हम बताएंगे कौन से रिसोर्सेज स्कार्स है आज की कंट्री में, तो एक बैकग्राउंड सेट कर देंगे। फिर रिलेशनशिप बताएंगे ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कार्स रिसोर्स इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी स्कार्स रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से या उसको सेंटर में रखे हम ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप बताएंगे विद रेफरेंस टू इंडिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, बट इसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की काफी सारे डेफिनेशन हमने पढ़ाई है हमारे लेक्चर्स में। तो यहाँ पे IMF की डेफिनेशन बहुत ही एप्ट है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी जो है हम कह सकते हैं एक वर्ड यूज हुआ है, या टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये बेसिकली ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, कंट्रीज के बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है और वैरायटी जो है ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बॉर्डर्स, बिटवीन कंट्रीज, इट इज इंक्रीजिंग, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो हो रहा है, और ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। अलग अलग डेफिनेशन समझना या जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उस डेफिनेशन को मोल्ड कर पाते हो, या फिर दूसरे डेफिनेशन, वैरायटी ऑफ डेफिनेशन यूज कर पाते हो। तो एक डेफिनेशन हमें कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन हैंडी रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो भी चैप्टर्स के नेम है, जो भी टॉपिक्स के नेम है, उसके तो एटलीस्ट हमें कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन यूज कर सकते थे। स्कार्स रिसोर्स कौन से है अभी सोसाइटी में, फॉसिल फ्यूल की कमी दिखाई देती है, कैपिटल, स्किल्ड लेबर, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, लैंड और हाउसिंग, ये सारी कुछ चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम इसमें और जोड़ सकते हैं। अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है हमें ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू इंडिया, और बैकग्राउंड ऑफ इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट, स्कार्स रिसोर्स। तो पहले आप देखोगे वोलेटाइल एनर्जी, आप जो है एनर्जी बहुत ही वोलेटाइल है, फॉसिल फ्यूल बहुत कम है, और जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट वो बहुत ही वोलेटाइल है। आप देखोगे रशिया में वॉर हो रहा है तो फ्यूल के प्राइस बढ़ गए, इसका इंपैक्ट इंडिया पे होता है या नहीं होता है, और इसीलिए जो है ये ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट को हमें कम करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 8 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन रोड बाय 2030। तो हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर कट और इंडियन पर्सपेक्टिव में। इसके बाद स्किल्ड लेबर, ये भी एक स्कार्स रिसोर्स है। अब देखोगे ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा जो क्रीम पार्ट है, या हम कह सकते हैं जो एजुकेटेड कम्युनिटी है, वो बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, और स्किल्ड लेबर ये एक स्कार्स रिसोर्स बन जाता है। वो स्कार्स रिसोर्स हर किसी के लिए, इवन अमेरिका के लिए स्कार्स रिसोर्स है, इसीलिए वो मांग रहा है यहाँ से। तो इसका टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, जब ये हमारा जो लेबर है, स्किल्ड लेबर है, वो बाहर जाता है, तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में हो सकती है वो बाहर होती है अदर कंट्रीज में। जैसे सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने क्रोम को डेवलप किया, जो अभी हम देख सकते हैं गूगल का बहुत बड़ा हिस्सा है।
सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सर्च इंजन है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ इंडिया में हो सकती थी, बट ग्लोबलाइजेशन के चलते ये टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर चली गई, ब्रेन ड्रेन हो गया और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बाहर हो गई। इसके अलावा वैक्सीन, हेल्थ के बारे में बात की, हेल्थ एक स्कार्स रिसोर्स है, तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है तो आप देखो ग्लोबलाइजेशन के चलते हम कोलैबोरेट कर पाए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज वाइल डेवलपिंग वैक्सीन फॉर कोरोना, और इंडिया वो एक्सपोर्ट कर पाई वैक्सीन को, और मेडिसिन भी, जनरली भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कैसे ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी साथ में चलती है, और इंडियन कंटेक्स में हमने ये बताया। इसके अलावा डेटा, ये भी एक स्कार्स रिसोर्स है। आप देखो कि नॉइस बहुत है, डेटा हम कहते हैं बहुत डेटा है, इतना ज़्यादा डेटा है, बट ज़्यादातर वो नॉइस है, उसको आपको जो है फिल्टर करना पड़ता है, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आपको लेना पड़ता है, उसी का आपको जो है यूज़ होता है, स्पेशली कंपनीज को। तो ऐसे केस में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, और डेटा जो है ये मूव होता है। यानी आप देखोगे इंडिया में जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये डेटा जा रहा है बाहर की कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है डेटा सेंटर्स हैं, और हम क्या कह रहे हैं, इंडिया की जनता क्या कह रही है, इंडिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये डेटा जो है हमारे पास ही होना चाहिए, हमारा जो प्राइवेट डेटा है या जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो क्रिटिकल डेटा इंडिया में रहना चाहिए। इंडिया क्या करिए, इन्वेस्ट करिए अभी डेटा सेंटर्स में। तो आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा, और जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, और हम यहाँ पे डेटा सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है डिपेंडेंट है फॉरेन गुड्स पे, फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट है फॉर मेनी थिंग्स, और ये ग्लोबलाइजेशन के ही चलते हो रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, आत्मनिर्भर अभियान चला रहे हैं, बी वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका ये एक फ्रेज है। तो आप अभी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें ताकि जो है गुड्स हमारे कंट्री में भी बने, और जो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो। इसके अलावा गुड विल भी एक इंपॉर्टेंट स्कार्स रिसोर्स है। ट्रस्ट बिल्ड करना, गुड विल बिल्ड करना, ये भी एक स्कार्स रिसोर्स है आज के ज़माने में। क्यों? टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप होगी कि डीप फेक्स लोगों का चेहरा बदल दिया जाता है, वो कुछ और बोल रहे हैं, यानी ये मॉर्फ किया जाता है और ऐसा लगता है बहुत ही रियल है। इसके वजह से जो गुडविल है वो स्कार्स हो गई है, और इसका इंपैक्ट हमें सोसाइटी और पॉलिटी में दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो इसमें और चीज़ें जोड़ी जा सकती थी, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें दिखाई देते हैं। हमने कैसे डॉट्स को कनेक्ट किया, ये करना एट दैट मोमेंट एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए, फिर आप इसको जो है आंसर जो है फ्लैश जो है उस स्ट्रक्चर्स में डाल सकते हो, पॉइंट्स बना सकते हो। तो इस तरह से हम इसे कवर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कैसे 75 मार्क्स काफ़ी हद तक डुएबल हैं। ये पेपर अगर मैं बात करूं तो एक या दो क्वेश्चन को छोड़े तो ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी थे, रैदर मॉडरेट थे, ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो पेपर इन जनरल सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से मॉडरेट था। इसको कवर किया जा सकता था अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे, आपने जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए होंगे, आपने प्रैक्टिस बहुत की होगी और रिवीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, क्योंकि जो सोशल इश्यूज हैं वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट आपको उसको प्रिपेयर एनी हाउ करना पड़ेगा। एक जनरली अवेयर रह के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट PYQ इज दी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर आप फोकस कीजिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जो है उसको यूज़ कर पाए अपने एग्जाम्स में, जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, टुडेज सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।